नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट हुई जारी। कम और मध्यम आय वाले देशों के शहरों में PM 2.5 का एक्सपोजर ज्यादा। दिल्ली और कोलकाता प्रदूषण में टॉप पर। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम लॉन्च। 4 सालों के लिए मिली मंजूरी। हर मेन होल को मशीन होल में बदलने का रखा गया है लक्ष्य। और इजराइल ने लिया तुर्की के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने का फैसला। दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने पर जोर। अब्राहम समझौता बनेगा नए संबंधों की नींव। चलिए खबरों की शुरुआत करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल अमृत उपाध्याय 007 पर जाइए, वहां आपको इसकी PDF मिल जाएगी। खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में USA स्थित हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें दुनिया भर के 7,000 से ज्यादा शहरों को शामिल किया गया था। रिपोर्ट में 2 सबसे खतरनाक प्रदूषकों PM 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर फोकस किया गया। इसमें 2010 से 2019 तक के डेटा का यूज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कम और मध्यम आय वाले देशों के शहरों में PM 2.5 का एक्सपोजर, तो अधिक आय वाले देशों के शहरों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक्सपोजर ज्यादा है। PM 2.5 से प्रदूषित टॉप 10 शहरों में दिल्ली पहले तो कोलकाता दूसरे स्थान पर है। वहीं NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मामले में भारत का कोई भी शहर टॉप में शामिल नहीं है। NO2 के एक्सपोजर में चीन का शहर शंघाई पहले स्थान पर है। NO2 प्रदूषण के लिए मुख्य तौर पर पुराने व्हीकल्स, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज और रेसिडेंशियल कुकिंग जिम्मेदार है। इसलिए शहरों में रहने वाले लोग ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा NO2 प्रदूषण का सामना करते हैं। आपको बता दें कि PM 2.5 या पार्टिकुलेट मैटर हवा में मौजूद महीन कण होते हैं जिनकी चौड़ाई 2.5 माइक्रोन या इससे कम होती है। माइक्रोन भी दूरी को मापने की एक इकाई है। 1 इंच में तकरीबन 25,000 माइक्रोन होते हैं। PM 2.5 प्रदूषण के लिए मुख्य तौर पर कंस्ट्रक्शन, व्हीकल पॉल्यूशन, फॉरेस्ट फायर, फ्यूल बर्निंग, स्मोकिंग इत्यादि जिम्मेदार हैं। हाल ही में नमस्ते यानी नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम को लॉन्च किया गया है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने मिलकर लॉन्च किया। योजना को 4 सालों में 2022-23 से लेकर 2025-26 के लिए मंजूरी दी गई है। इसके जरिए देश के हर मेन होल को मशीन होल में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के लक्ष्यों में भी इसे शामिल किया गया है। इस दौरान पहली बार देश के 500 शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। साथ ही मार्च 2024 तक देश के सभी शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। नमस्ते एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मकसद है कि भारत में सैनिटेशन के दौरान किसी की जान जोखिम में न पड़े। गौरतलब है कि देश में आमतौर पर सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान सफाई कर्मियों को मैन्युअली ही काम करना होता है। ऐसे में दम घुटने की वजह से कई बार उनकी मौत हो जाती है। इस योजना के तहत सैनिटेशन के सभी कामों को स्किल्ड वर्कर्स के जरिए कराया जाएगा। साथ ही ऐसे प्रयास किए जाएंगे जिससे कोई भी सैनिटेशन वर्कर डायरेक्ट मानव मल के संपर्क में न आए। लोगों के स्किल्ड सैनिटेशन वर्कर्स तक पहुंच भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा सैनिटेशन वर्कर्स को इंश्योरेंस और आजीविका सहायता मुहैया कराई जाएगी। इस खबर के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए साल 2016 की UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करते हैं। सवाल था, एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई है आवासहीन और निराश्रित लोगों के पुनर्वासन और उन्हें उपयुक्त जीविकोपार्जन के स्रोत प्रदान करने के लिए। दूसरा कथन था, यौन कर्मियों को उनके पेशे से मुक्त कराने और उन्हें आजीविका के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए। तीसरा कथन था, मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वासन के लिए। और चौथा कथन था, बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने और उनके पुनर्वासन के लिए। इस सवाल का जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इजराइल ने तुर्की के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने का फैसला लिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लैपिड के कार्यालय ने सूचना दी कि दोनों देश आपसी संबंधों में लगातार सुधार करेंगे और एक दूसरे देशों में राजदूतों की फिर से नियुक्ति करेंगे। लैपिड और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन के बीच बातचीत के बाद जारी एक बयान में कहा गया
कि दोनों देशों के बीच संबंधों को उन्नत करने से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को गहरा करने, आर्थिक, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को विस्तार देने और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने में योगदान मिलेगा। आपको बता दें कि मार्च में इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने तुर्की की यात्रा की थी। राष्ट्रपति की इस यात्रा के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की यात्राएं हुई। इन प्रयासों से दोनों देशों के बीच लगभग एक दशक से चल रहे तनाव में सुधार हुआ है। क्षेत्रीय शांति और संबंध बहाली का यह कदम तथाकथित अब्राहम समझौते के 2 साल बाद उठाया गया, जिसमें इजराइल, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और मोरक्को के बीच संबंध सामान्य हो गए थे। आपको बता दें कि इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच शांति, क्षेत्रीय स्थिरता, व्यापार पर जो समझौता हुआ है उसको अब्राहम अकॉर्ड नाम दिया गया है। अब्राहम समझौते पर 15 सितंबर 2020 को अमीरात के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान, बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल जायानी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अब्राहम समझौते के तहत यह निर्धारित किया गया था कि यूएई और बहरीन इजराइल में अपने अपने दूतावास स्थापित करेंगे और पर्यटन, व्यापार तथा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में इजराइल के साथ मिलकर काम करेंगे। इस अब्राहम अकॉर्ड का धार्मिक महत्व भी है। इस समझौते के तहत इजराइल मुसलमानों को इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में शांतिपूर्वक प्रार्थना करने की अनुमति देगा। इसके तहत अब्राहम फंड भी बनाया गया है। यह अमेरिकी सरकार द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है जिसका मकसद इस क्षेत्र में व्यापार और कृषि को बढ़ावा देना, स्वच्छ पानी और सस्ती बिजली तक पहुंच की सुविधा देने के लिए $3 बिलियन जुटाना था। इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सूडान और मोरक्को ने भी उसी साल इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य कर दिया था। अब्राहम को इब्राहिम के नाम से भी जाना जाता है और इनको यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म में ईश्वर के पैगंबर और दूत के रूप में पहचाना जाता है। ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों ही अब्राहमिक धर्म हैं जो एकेश्वरवादी धार्मिक पद्धति का समर्थन करते हैं। हाल ही में कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट जर्नल में एक रिसर्च पब्लिश की गई है। इसके मुताबिक आर्कटिक पृथ्वी के अन्य हिस्सों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। इसमें भी आर्कटिक का यूरेशियन हिस्सा वैश्विक औसत के मुकाबले 7 गुना ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। अन्य रिसर्च में भी आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन को वैश्विक दर के मुकाबले 4 गुना ज्यादा बताया गया है। लेकिन हालिया रिसर्च की माने तो मौजूदा जलवायु परिवर्तन मॉडल इस मसले पर ठीक बदलाव को समझने के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं। गौरतलब है कि मानवीय गतिविधियों के चलते ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान में तेजी आई है। इससे पृथ्वी के तापमान में पूर्व औद्योगिक काल के मुकाबले 1.1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। इसका असर पृथ्वी की सतह, हवा और तापमान सब पर देखा जा रहा है। इससे पृथ्वी के उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर भी बदलाव देखा जा रहा है। इस अवधारणा को पोलर एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। यह बदलाव उत्तरी अक्षांशों पर ज्यादा है, जिसे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहा जा रहा है। इसके लिए समुद्री बर्फ की मेल्टिंग को मुख्य तौर पर जिम्मेदार माना जा रहा है। दरअसल समुद्री बर्फ के मेल्ट होने से पृथ्वी की एल्बिडो कम होती है। एल्बिडो कम होने से पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करती है, जो कि पृथ्वी के तापन को बढ़ाता है। इस प्रोसेस को एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है, क्योंकि हर स्टेज पर मेल्टिंग की दर बढ़ जाती है। आइए अब जल्दी से आज के बुलेटिन पर आधारित सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन जलवायु परिवर्तन से उपजी संकल्पना है। दूसरा कथन, दिल्ली में PM 2.5 के मुकाबले NO2 का एक्सपोजर ज्यादा है। और तीसरा कथन है, अब्राहम समझौता साल 2020 में किया गया था। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला सवाल है, एक राष्ट्रीय मुहिम नमस्ते चलाई गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बुजुर्ग नागरिकों के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए, सैनिटेशन वर्कर्स के लिए या फिर विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए। तो उम्मीद है आप इन दोनों सवालों के जवाब जरूर देंगे और कमेंट बॉक्स में इन जवाब को पोस्ट कीजिए। कल रात फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।